नमस्कार मित्रांनो, माझ्या YouTube चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात CTET या परीक्षेविषयी आपण काही महत्त्वाच्या प्रश्नांचा सराव घेणार आहोत। तर आजचा विषय आहे बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र। तर पेपर 1 आणि पेपर 2 साठी हा पेपर सराव महत्त्वाचा ठरणार आहे। चला तर मग वेळ न गमावता आपण लगेच सुरुवात करूया। प्रश्न क्रमांक 1 पहा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। पर्याय दिलेले आहेत बघा, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद। तर या ठिकाणी मित्रांनो NCF 2005 हा जो राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा तयार झाला त्यामध्ये रचनावादावर भर देण्यात आलेला आहे। रचनावाद म्हणजे मुलं स्वतःच्या अनुभवातून ज्ञान निर्माण करतात आणि शिकतात, म्हणून या प्रश्नाचा पर्याय क्रमांक 2 हे याचं उत्तर आहे, रचनावाद। चला पुढचा प्रश्न बघूया। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, पाहूया प्रश्नाचे पर्याय दिलेले आहेत या ठिकाणी। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। पहा या ठिकाणी हे जे प्रश्न आहेत मित्रांनो ते प्रत्यक्ष 2018 ला परीक्षेमध्ये आलेले प्रश्न आहेत आणि जसेच्या तसे प्रश्न आपण या ठिकाणी घेतलेले आहेत। तर या ठिकाणी आपल्या या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। तर हे या प्रश्नाचं उत्तर आहे। चला पुढचा प्रश्न पाहूया। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तर या ठिकाणी या प्रश्नाचं उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 1, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। कारण गार्डनरच्या सिद्धांतानुसार बुद्धिमत्ता एकच नसते, भाषिक बुद्धिमत्ता, गणिती बुद्धिमत्ता, संगीत, शारीरिक असे प्रकार आहेत आणि म्हणून पर्याय क्रमांक 1 हे या प्रश्नाचं उत्तर आहे। चला पुढचा प्रश्न पाहूया। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTETच्या तयारीसाठी आमचा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करा। सदर व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये परीक्षा पास होण्याच्या ट्रिक्स, परीक्षेतील महत्त्वाच्या प्रश्नांचा सराव, मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका, नोट्स उपलब्ध आहेत। ग्रुप सर्वांसाठी फ्री आहे। जॉईन होण्यासाठी CTET असा व्हॉट्सअप मेसेज 9822460802 या नंबरवर करावा। चला पुढचा प्रश्न घेऊया। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पर्याय पाहूया। बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। पर्याय क्रमांक 2, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। पर्याय क्रमांक 4 पहा,
बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक प्रश्नाचे जे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 आहे। कारण बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। या ठिकाणी मुलांच्या गरजा ओळखायला हे मदत करणार आहे। योग्य अध्यापन पद्धत ठरवण्यासाठी वापरता येते। म्हणून या ठिकाणी पर्याय क्रमांक 1 या प्रश्नाचं उत्तर आहे। चला पुढचा प्रश्न पाहूया। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। या ठिकाणी नहीं है असं विचारलेलं आहे। तर पाहूया, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। पर्याय क्रमांक 2, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। पर्याय क्रमांक 3, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। पर्याय क्रमांक 4, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तर या ठिकाणी आपल्याला हा जो प्रश्न विचारलेला आहे तो प्रश्न असा आहे की निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है असं म्हटलेलं आहे। तर या प्रश्नाचं उत्तर होईल मित्रांनो पर्याय क्रमांक 3, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। हे या प्रश्नाचं उत्तर आहे। कारण धीमे, खराब असं म्हटलेलं आहे त्यामुळं हे या प्रश्नाचं उत्तर होईल। चला पुढचा प्रश्न पाहूया। प्रश्न क्रमांक 6, बच्चों में प्रतिभाशालीता शक्ति है के कारण हो। बच्चों में प्रतिभाशालीता शक्ति है के कारण हो। बघा, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया। तर या ठिकाणी या प्रश्नाचं उत्तर होऊ शकते मित्रांनो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया। म्हणजे प्रतिभा फक्त जन्मजात किंवा फक्त वातावरणामुळे होत नाही, तर प्रतिभा जे आहे ते आनुवंशिकतेवर आधारित असते, वातावरणावर अवलंबून असते। चला पुढचा प्रश्न पाहूया। प्रश्न क्रमांक 7, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। नंबर 2, पर्याय क्रमांक 2, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सके। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तर या ठिकाणी या प्रश्नाचं उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 1, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। चला पुढचा प्रश्न पाहूया। प्रश्न क्रमांक 8, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उन्हें प्रतिस्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 4 हे या प्रश्नाचं उत्तर आहे। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों के उपयोग पर। तर या ठिकाणी मित्रांनो
बालविकासचे प्रश्न सोडवत असताना जे प्रश्नाचे पर्याय थोडे लांब असतात, मोठे असतात, ते शक्यतो आपले उत्तर असतात, हे लक्षात ठेवा. सकारात्मक आणि नकारात्मक शब्द हे सुद्धा लक्षात घ्यायचे आहेत आणि पेपर सोडवायचा आहे. चला पुढचा प्रश्न पाहूया. अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है. बघा काय काय प्रश्न आणि त्यामधील शब्द महत्वाचे आहेत. आता उपयुक्त नसलेला तरीका विचारलेला आहे, पाहूया. अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश. पर्याय क्रमांक 2, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश. पर्याय क्रमांक 3, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना. एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना. तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 3, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना. कारण अतिसंवेदनशील मुलांना ओरडल्याने भीती व तणाव वाढतो, म्हणून हा उपाय अयोग्य आहे. चला पुढचा प्रश्न पाहूया. प्रश्न क्रमांक 10, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है, प्रत्याशी है, विकलांग है. तर या ठिकाणी या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे मित्रांनो, ते उत्तर तुम्हाला कॉमेंट मध्ये द्यायचं आहे. या ठिकाणी पर्याय दिलेले आहेत, डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है, प्रत्याशी है, विकलांग है. तर या प्रश्नाचं जे उत्तर आहे ते तुम्ही कॉमेंट मध्ये द्यायचं आहे. या ठिकाणी ज्या विद्यार्थ्यांनी अजूनही आपली जबडे सर नावाची प्ले स्टोअर वरून ऍप डाउनलोड तुम्हाला दिसत असलेले या ठिकाणचं जे ऍप आहे ते ऍप डाउनलोड करून मॉक टेस्ट सोडवायची आहे. मॉक टेस्ट सोडवल्यामुळे आपणास आपण ज्या विषयामध्ये मागे पडत आहोत किंवा जे विषय आपल्याला जमत नाहीत त्यामध्ये आपले कुठे चूक होत आहे हे पाहून आपल्याला जास्तीचा सराव करता येतो. त्याचबरोबर एखाद्या विषयावर आपल्याला मार्क कमी पडत असतील तर त्या विषयावर भर देता येते. त्याचबरोबर आपला सराव होतो आणि प्रश्नांचं स्वरूप कळते आपल्याला. आणि म्हणून ॲप डाउनलोड करून या ठिकाणी आपण मॉक टेस्ट खरेदी करावी, त्यामुळे आपला चांगला सराव होईल. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितलात त्याबद्दल धन्यवाद. नवीन येणाऱ्या अपडेटसाठी व्हिडिओला माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटीचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला सुद्धा प्रेस करा. धन्यवाद. थांबूया या ठिकाणी.